Hello everyone, welcome to Fathom Academy. Myself मोहम्मद सादिक. आज हम एक नया सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं. वी कॉल दिस PYQ एनालिसिस. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो नीट के हैं उसका एनालिसिस हम करेंगे, और उसका एनालिसिस जो है वो हम करंट जो पैटर्न पेपर है उसको उसके कॉन्टेक्स्ट में, एंड देन NCERT जो टेक्स्ट बुक हमारी है उसके कॉन्टेक्स्ट में हम प्रीवियस 2 साल के पेपर्स डिस्कस करेंगे, एंड सब्सिक्वेंटली हम और भी PYQs डिस्कस करेंगे. सो इसमें 2019 एंड 20 के पेपर हम डिस्कस करेंगे. एंड सिंस जब से NTA का फॉर्मेशन हुआ है तब से जो नीट के पेपर का पैटर्न है उसमें काफ़ी चेंजेस आए हैं. अब वो जो पेपर आता है वो NCERT ओरिएंटेड ज़्यादा होता है, तो इसलिए हम पिछले दोनों साल के पेपर्स को डिस्कस करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से क्वेश्चन की जेनेसिस क्या है, कौन सा क्वेश्चन कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा, उसका रेफरेंस NCERT टेक्स्ट बुक में कहाँ पर है. तो उससे हमें एक बेटर आइडिया हो जाएगा कि हमें NCERT बुक के साथ कैसे प्रिपरेशन करनी है, उसका कौन सा पोर्शन ज़्यादा पढ़ना है, किस पे ज़्यादा ध्यान देना है, रिवीजन जो है वो हमें किस तरह से करना होगा. तो इसका एक आइडिया आपको हो जाएगा. अब इसमें एक चीज़ और ये है कि यहाँ पर हम एज यू नो PYQs डिस्कस करेंगे. सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ रिवीजन. जो बच्चे सिंसियरली प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये रिवीजन की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी. एंड एक और चीज़ कि यहाँ पर जो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे ये पूरी चीज़ें जो है ये आपको PDF के फॉर्म में अवेलेबल हैं. आप डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर आपको एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके ये आप पूरा डाउनलोड करके देख सकते हैं. ओके, सो लेट्स बिगिन. ये हमारा एंड एक और बात कि हमारे पास जो बुक है वो उसका जो अक्टूबर 2019 का जो प्रिंट है वो हम यूज़ करेंगे. तो उसी का पेज नंबर हम रिफ़र करेंगे. अगर आपके पास कोई दूसरा रीप्रिंट होगा तो मे बी पेज नंबर थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, तो वो आप अपने हिसाब से ढूंढ लीजिएगा उसको. ओके, सो लेट्स बिगिन. ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये 2019 नीट में ये क्वेश्चन आया था. एंड यहाँ पर हम जो डिस्कशन करेंगे PYQ क्वेश्चंस के वो हम चैप्टर वाइज करेंगे. सो पहले हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट जो चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर उससे देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे, देन काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन एंड सो ऑन. सो ये पहला क्वेश्चन है हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट से. 2019 में ये क्वेश्चन आया था. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है. इन एन एक्सपेरिमेंट द परसेंटेज ऑफ एरर अकर्ड इन द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज A, B, C and D are 1%, 2%, 3% and 4% respectively. Then the maximum percentage error in the measurement x, where x is this a square b to the power half upon c to the power 1 by 3 into d cube. इस तरह से ये है. तो x में परसेंटेज एरर हमें कैलकुलेट करना है. एंड अब ये जो क्वेश्चन है ये NCERT टेक्स्ट बुक में अगर आप देखें तो एग्जाम्पल 2.1 जो है ये भी कुछ उसी तरह का क्वेश्चन है. यहाँ पर हमें दिया हुआ है z इज़ इक्वल टू a to the power 4 and a to the power 4 b to the power 1 over 3 upon c and d raised to the power 3 by 2. So as you can see जो क्वेश्चन है वो 95% सेम ही क्वेश्चन है, बस जो एक्सपोनेंट्स जो पावर्स हैं उसको चेंज कर दिया गया है. तो अब इस क्वेश्चन में हम परसेंटेज एरर कैलकुलेट कैसे करते हैं तो उसका एक कॉन्सेप्ट पार्ट जो है वो भी हम डिस्कस करेंगे साथ साथ में. तो जो कॉन्सेप्ट पार्ट है, सो अगर कोई क्वांटिटी z है और वो से A, B, C एंड D 4 क्वांटिटीज़ पे डिपेंड कर रही है, जिसमें से A की पावर जो है वो P है और B की पावर R है
और c की पावर से s है, d की पावर t है, इस तरह से। तो अगर कोई z क्वांटिटी ऐसे है तो अब यहाँ पर मैथमेटिकल जो रिलेशन होता है, मैथमेटिकल रिलेशन फॉर द परसेंटेज चेंज इन z, तो यहाँ से जो परसेंटेज चेंज हम z में लिखेंगे दैट इज़ डेल्टा z बाई z। इनफैक्ट परसेंटेज चेंज नहीं, ये फ्रैक्शनल चेंज कहलाएगा। तो ये जो फ्रैक्शनल चेंज है, अगर यहाँ पर चेंजेस स्मॉल होते हैं तो z अगर हमें ये दिया हुआ है तो वहाँ से डेल्टा z बाई z जो आएगा वो होगा, जो ये पावर है वो कोफिशिएंट बन जाएगा, एंड देन जो क्वांटिटी a है उसमें फ्रैक्शनल चेंज कितना है वो हम लिख लेंगे। ओके, सो पावर टाइम्स द फ्रैक्शनल चेंज इन a, एंड फिर इसी तरह से b है तो ये b ऊपर है, न्यूमरेटर में हमसे लिखेंगे प्लस r टाइम्स डेल्टा b बाई b, एंड अब ये c जो है वो डिनोमिनेटर में है तो इसकी जो पावर है वो माइनस हो जाएगी यहाँ पर, माइनस s डेल्टा c बाई c, सिमिलरली माइनस d डेल्टा d बाई d, ये हो जाएगा। सो यहाँ पर अगर चेंजेस स्मॉल हैं तो z का जो एक्सप्रेशन है वो डेल्टा z बाई z में इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। इस एक्सप्रेशन को हम कहीं भी आगे पूरे सिलेबस में हम यूज़ कर सकते हैं। तो अक्सर जगह ये किसी में भी परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करने के लिए हम इस तरह से इसको यूज़ करते हैं। बट देयर इज़ अ पॉइंट कि एरर के केस में हम हमेशा मैक्सिमम पॉसिबल एरर रिपोर्ट करते हैं। तो एक्चुअल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यही होगा कि डिनोमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर के एक्सपोनेंट्स जो होंगे वो माइनस साइन के साथ अपीयर होंगे, लेकिन चूंकि एरर हमें मैक्सिमम पॉसिबल रिपोर्ट करनी होगी इसीलिए हम यहाँ पर माइनस का यूज़ नहीं करेंगे। सो इसको हम अगर पर्टिकुलरली एरर के केस में हम यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर फिर डेल्टा z बाई z जो है वो लिखा जाएगा p टाइम्स डेल्टा a बाई a प्लस q टाइम्स डेल्टा b बाई b प्लस, अब ये जो c में जो चेंज होगा वो भी प्लस ही लिया जाएगा। सो यहाँ पर हो जाएगा s टाइम्स डेल्टा c बाई c, एंड देन d में जो है वो भी प्लस लिया जाएगा। सो t टाइम्स डेल्टा d बाई d, ये हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ओके, सो अब ये बात हो गई। अगर इतनी चीज़ आपको पता है तो ये क्वेश्चन जो है ये लेस देन अ मिनट में सॉल्व हो जाएगा। सो हमें x अगर दिया हुआ है a स्क्वायर b टू द पावर हाफ c टू द पावर 1/3, सो यहाँ पर अब इसको हम देख लेते हैं। सो x इज इक्वल टू a टू द पावर, चेक कर लेते हैं एक बार क्या है, a स्क्वायर b टू द पावर हाफ c टू द पावर 1/3 एंड d क्यूब, ऐसा दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर हम परसेंटेज चेंज लिख रहे हैं डेल्टा x बाई x, दैट वुड बिकम सिंपली 2 टाइम्स डेल्टा a बाई a प्लस हाफ टाइम्स डेल्टा b बाई b, एंड प्लस एरर के केस में हम नीचे भी होगा एक्सपोनेंट तब भी हम प्लस ही यूज़ करेंगे। सो प्लस इट इज़ 1/3 टाइम्स डेल्टा c बाई c प्लस 3 टाइम्स डेल्टा d बाई d, ये हो जाएगा। ठीक है, सो अब यहाँ पर डेल्टा a बाई a, अब ये इस पूरे एक्सप्रेशन को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो सारे फ्रैक्शनल चेंज जो है वो परसेंटेज एरर में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो सिंपली परसेंटेज एरर इन डेल्टा x विल बी 1 2 3 4 इस तरह से है। तो 2 इंटू इसमें परसेंटेज एरर 1 है प्लस हाफ, b में परसेंटेज एरर 2 है प्लस 1/3, c में परसेंटेज एरर 3 है प्लस 3 टाइम्स d में परसेंटेज एरर 4 है। ओके, सो ये फाइनली हो गया 2 और यहाँ से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो 2 + 1 3, और यहाँ से भी 3 कैंसिल हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। सो 3 + 1 4 और ये हो जाएगा 12। सो 4 + 12 विल बी 16%। ओके, सो ये हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा 16%। ठीक, सो आपको क्या ध्यान रखना है कि फ्रैक्शनल चेंज का जो एक्सप्रेशन हम लिखते हैं वो एक मैथमेटिकल प्रोसेस है। तो वो प्लस कब होगा, माइनस कब होगा, एक्सपोनेंट वो न्यूमरेटर में जो एक्सपोनेंट्स होंगे तो प्लस हो जाएंगे, डिनोमिनेटर में होंगे तो माइनस होंगे। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि अगर हम ये चीज़ एरर के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो सारे एक्सपोनेंट्स जो होंगे वो प्लस कोफिशिएंट बनेंगे। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल क्वेश्चन है, डायमेंशंस ऑफ स्ट्रेस। ओके, सो स्ट्रेस की डायमेंशन पूछ रहा है आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में एक पूरी लिस्ट दी हुई है अपेंडिसेस में डिफरेंट क्वांटिटीज़ के डायमेंशनल फार्मूले की। और वैसे भी आपको एक हैबिट डेवलप करनी चाहिए, कहीं पर भी कोई फिजिकल क्वांटिटी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की हम बात कर रहे हैं, करंट है, स्ट्रेस है, प्रेशर है, एनर्जी है या फिर कैपेसिटेंस है, रेजिस्टेंस है, तो एक आप ये अपनी हैबिट बना लीजिए कि जब भी किसी जैसे हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आता है तो आंसर किस चीज़ के लिए हम कैलकुलेट करें, वहाँ पे वो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, हमने चार्ज कैलकुलेट किया, हमने स्पीड कैलकुलेट किया, हमने टॉर्क कैलकुलेट किया है, तो उसकी प्रॉपर यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अभी हम आगे देखेंगे कि 19 में भी और 20 में भी दोनों ही साल एक एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट पूछी गई थी। 19 में कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट पूछी गई थी एंड 20 में भी ऐसे ही किसी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट पूछी गई थी। सो मेक इट अ हैबिट कि जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को लिखें, रिपोर्ट करें, फाइनली आंसर में कोई फिजिकल क्वांटिटी उसकी वैल्यू निकाल रहे हैं तो उसके साथ उसकी प्रॉपर यूनिट भी लिखिए। और डायमेंशनल फार्मूला अगर नहीं भी लिखना हो तब भी एक बार बीच बीच में डायमेंशनल फार्मूले जो है सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ के रिवाइज करते रहिए। बिकॉज दिस इज़ द टाइम ऑफ ऐसा कंपटीशन हो गया है जहाँ पर बच्चे 720 आउट ऑफ 720 स्कोर कर सकते हैं। ओके, सो जो मेरिट है वो अपर साइड में ज़्यादा भाग रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपको पूरा कोर्स कवर करना है, कोर्स का कोई भी पोर्शन आप स्किप नहीं कर सकते हैं। और अगर 45 क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में करने हैं, पूरे 3 घंटे में आपको 180 क्वेश्चन करने हैं और फिज़िक्स का 45 क्वेश्चन आपको बहुत शॉर्ट टाइम में करना है, तो ऐसा तभी हो सकता है जब इस तरह के क्वेश्चंस में आपको बिल्कुल भी टाइम ना लगाना पड़े। आपके पहले से ही बहुत अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। आप देखते ही बता सकते हो 90% से भी ज़्यादा क्वांटिटीज़ का डायमेंशनल फार्मूला आप देखते ही बता सकते हो, चाहे आपको वो याद हो, चाहे वो आप जो है किसी भी तरह से उसको कैलकुलेट करके निकालें। सो इसमें अगर टाइम लगेगा तो फिर इसका मतलब कि आपका एक आध क्वेश्चन कहीं ना कहीं छूट जाएगा। सो दिस इज़ अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। स्ट्रेस का डायमेंशनल फार्मूला जो होता है वो उसी तरह से होता है जैसे प्रेशर का होता है। प्रेशर हम कैसे डिफाइन करते हैं, फोर्स अपॉन एरिया। सो फोर्स के लिए क्या होता है डायमेंशनल फार्मूला mlt-2 एंड देन एरिया का डायमेंशनल फार्मूला होता है L²। सो फाइनली इट वुड बिकम ml-1 t-2, ये हो जाएगा। सो ml-1 t-2 ये हमारा आंसर हो गया। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो ये है अगेन यूनिट मेजरमेंट में से क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है, पिछला जो क्वेश्चन था ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये पिछले साल ये क्वेश्चन आया था। ये वाला क्वेश्चन भी जो है ये भी 2020 में ही आया है। अब ये भी क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 9.99 मीटर माइनस 0.0099 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी एनसीईआरटी में ये सेगमेंट पूरा दिया हुआ है कि सिग्निफिकेंट नंबर्स के साथ हम अरिथमेटिक कैलकुलेशन कैसे करते हैं, उनको ऐड सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, उनको मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करते हैं। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट पार्ट है वो ये है कि जब भी दो नंबर्स को ऐड किया जाता है तो वहाँ पर हम डेसिमल का प्लेस देखते हैं। जिस नंबर में डेसिमल के बाद सबसे कम प्लेसेस तक नंबर होंगे, फाइनल आंसर में हमारे उतने ही प्लेसेस तक नंबर आने चाहिए। और जब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की हम बात करते हैं तो वहाँ पर हम सिग्निफिकेंट नंबर देखते हैं। तो जिस फैक्टर में, जिस नंबर में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स रिजल्ट में आएंगे। तो यहाँ पर हमें ये दो नंबर्स दिए हुए हैं, एक में डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक डिजिट्स हैं और एक में डेसिमल के बाद 4 प्लेसेस तक डिजिट्स हैं। तो फाइनल आंसर में डेसिमल के बाद सिर्फ 2 ही प्लेस तक नंबर होने चाहिए। ओके, सो अब अगर इसको आप चाहें तो कैलकुलेट करें, कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कैलकुलेट ट्रेडिशनल मेथड जो आपका है कि 9.9 है, जैसे 9.99 है, अब इसमें से हमें 0.0099 सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पर ऊपर हम 00 लगा लेंगे एंड जो भी ट्रेडिशनल मेथड है उससे हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। बट एक बार इस तरह के क्वेश्चन में आप ऑप्शन ज़रूर देखिए कैलकुलेशन करने से पहले, बिकॉज
मोस्ट ऑफ द टाइम कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे हम ऑप्शंस देखें, ऑप्शन नंबर 1 में डेसिमल के बाद 4 प्लेस तक है, तो ये होगा नहीं आंसर। सेकंड में डेसिमल के बाद 2 तक है, थर्ड में डेसिमल के बाद 3 तक है, ये भी नहीं होगा, और फोर्थ में डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही प्लेस तक है, तो यहाँ कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेकेंड ये जो आंसर ऑप्शन है आपका, यही आंसर हो गया है। तो इसमें इस तरह के क्वेश्चन में ज़रूर इस चीज़ का ध्यान रखें, बिफोर कैलकुलेटिंग चेक द गिवन ऑप्शंस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमें दिया हुआ है, the speed of a swimmer in still water is 20 meter per second. The speed of river water is 10 meter per second and is flowing due east. If he is standing on the south bank and wishes to cross the river along the shortest path, the angle at which he should make his strokes with respect to north is given by. Okay? तो अब ये जो क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा अगर हम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की बात करें तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन है, ये आपके लिए, ये देखिए स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जो टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है, जो क्लोजेस्ट क्वेश्चन हो सकता है वो ये है। ओके, सो ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि अ मैन कैन स्विम, ये नीचे वाले क्वेश्चन अभी हटा लेते हैं। ओके, सो ये हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ मैन कैन स्विम विद ए स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। अब इसमें एक बात आप ये ध्यान रखिए कि रिवर बोर्ड प्रॉब्लम जो होती है उसमें जो भी स्पीड दे रखी होती है स्टिल वाटर, तो वो जो स्पीड होती है वो रिवर के रिस्पेक्ट में होती है, ना कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होती है। उसको भले ही इस तरह से हम लिख रहे हैं विद इन स्टिल वाटर, लेकिन फिर भी वो रिलेटिव वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू द रिवर। ओके, हाउ लॉन्ग डज ही टेक to cross a river 1 kilometer wide if the river flows steadily at 3 kilometer per hour and he makes his strokes normal to the river current? How far down the river does he go when he reaches the other bank? ओके, तो ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 4.13, ये रेफरेंस आप देख लीजिए, 13th क्वेश्चन है 4th चैप्टर का। तो ये जो है ये क्लोजेस्ट हो सकता है, जो क्वेश्चन पूछा गया है वो थोड़ा सा डिफरेंट है जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है उससे। तो यहाँ से एक बात आपको समझ में आनी चाहिए कि एनसीईआरटी आपके लिए इट इज़ नॉट एवरीथिंग, कि दे मे बी फ्यू क्वेश्चंस। अब हम जब इतने टफ कंपटीशन की बात करेंगे तो फ्यू क्वेश्चन इनसिग्निफिकेंट नहीं होगा हमारे लिए, फ्यू क्वेश्चन भी सिग्निफिकेंट है। अगर सिर्फ हम एक क्वेश्चन की भी बात करें वो भी, उसकी भी अपनी बहुत सिग्निफिकेंस है। तो अगर कोई एक क्वेश्चन भी कहीं इधर उधर से आ रहा है तो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड। सो एनसीईआरटी इज़ नॉट 100% ऑफ द पेपर। कुछ क्वेश्चंस जो होंगे जो वो एनसीईआरटी में जो भी थ्योरी डिस्कस की है या जिस टाइप की न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए हैं उससे थोड़ा बहुत इधर उधर ज़रूर हो सकते हैं। तो आप अपने रिसोर्सेज भी उसी तरह से रखिएगा। एनसीईआरटी आपका नो डाउट वो प्राइमरी सोर्स है, उसको आपको प्रिपेयर करना ही करना है एनी हाउ, लेकिन ऐसा नहीं है कि 100% एनसीईआरटी से ही होने वाला है। यू हैव टू कीप योर बाउंड्रीज फ्लेक्सिबल। ओके, सो कुछ क्वेश्चंस जो होंगे, सो इसमें क्या है कि बेटर यही होगा कि एनसीईआरटी में जितने भी जो थ्योरी दी हुई है, जो टॉपिक्स दिए हुए हैं, उसको आप अच्छे से करिए एंड उसकी प्रैक्टिस करने के लिए आप अदर सोर्सेज को भी रिफ़र करिए ताकि वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आप कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पर ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब इसमें हम कॉन्सेप्ट पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। अगर कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा क्लियर होगा तो इस तरह के क्वेश्चंस करने में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो अब इस तरह का क्वेश्चन जो है उसमें क्या है कि एक रिवर हमें दी हुई है, सॉरी, ये रिवर है। ओके, और ये जो है ये राइट साइड में फ्लो कर रही है, ये रिवर स्पीड है, से दिस इज़ VR, और यहाँ पर ये रिवर की विड्थ जो है इसको ले लेते हैं D या W, कुछ भी ले लेते हैं, ठीक। और ये सो रिवर करंट जो है वो राइट साइड में है। अब जो राइट साइड में करंट है उसके परपेंडिकुलर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। दिस लाइन इज़ परपेंडिकुलर टू द रिवर करंट, टू द स्पीड ऑफ, टू द वेलोसिटी ऑफ अ रिवर फ्लो। ओके, अब यहाँ पर सपोज जो स्विमर है या बोट है वो रिवर के रिस्पेक्ट में अपनी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में रख रहा है। Okay, we call this VBR, velocity of boat with respect to the river.
इस वेक्टर को हम किसी भी तरह से बना सकते हैं, हम रिवर करंट के साथ दिखा सकते हैं कि ये कितना एंगल इस वेक्टर का है, या ये जो हमने रिवर करंट के परपेंडिकुलर लाइन बनाई है उससे हम एंगल दिखा सकते हैं। तो सपोज़ ये रिवर करंट के परपेंडिकुलर जो लाइन है उससे हमारी VBR वेक्टर जो है ये थीटा एंगल बना रहा है। ओके, अब अगर हम इस VBR को रिजॉल्व करें यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारा VBR cos थीटा कंपोनेंट, और इस साइड में ये हो जाएगा VBR साइन थीटा कंपोनेंट। ठीक, अब इसी में हमें ध्यान देना है कि अगर ये VBR वेक्टर जो है वो इस तरफ हो जाए तो ये VBR साइन थीटा जो है वो भी राइट साइड में आ जाएगा। सो ये VBR साइन थीटा कंपोनेंट किधर आएगा, इट वुड डिपेंड कि उसकी एक्चुअल वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है। ठीक, सो हमें कैलकुलेशन कैसे करनी है उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पर अब जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है, बोट की वेलोसिटी या स्विमर की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रिवर के परपेंडिकुलर जो है, अब इसको हम सपोज इसको हम x एक्सिस मान लेते हैं और इसको y एक्सिस मान लेते हैं। तो रिवर की विड्थ जो है वो y एक्सिस के अलॉन्ग है और रिवर फ्लो जो है वो x एक्सिस के अलॉन्ग है। तो यहाँ पर जो बोट की वेलोसिटी है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो है VBR cos थीटा, बिकॉज इस डायरेक्शन में रिवर फ्लो की स्पीड का कोई कंपोनेंट नहीं है। तो ये वाली वेलोसिटी बोट के भी रिवर के भी रिस्पेक्ट में वही आएगी और ग्राउंड के भी रिस्पेक्ट में वही आएगी, because इस डायरेक्शन में there is no component of velocity of river current. Okay, so this is VBR cos theta and x कंपोनेंट जो वेलोसिटी का है उसकी रिलेटिव उसकी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है उसका x कंपोनेंट क्या होगा, इट विल बी VR। नाउ VBR उसके ऑपोजिट है तो उसको माइनस लिख लेंगे, माइनस VBR साइन थीटा, ये हो जाएगा। अब अगर VBR एक उसी डायरेक्शन में VR की डायरेक्शन में तो ये प्लस हो जाएगा। ओके, सो अब यहाँ पर ये दो कंपोनेंट्स अगर हमने निकाल लिए, सो अब हमें मालूम है कि ये वाला जो कंपोनेंट है ये उसको रिवर क्रॉस करवा रहा है और ये वाला जो कंपोनेंट है ये उसको रिवर का जो फ्लो है उसकी डायरेक्शन में आगे या पीछे मूव कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर ये Vx वाला कंपोनेंट ज़ीरो है तो वो रिवर करंट के अलॉन्ग मूव नहीं करेगा तो फिर वो डायरेक्टली जिस पॉइंट से चल रहा है, से ये वो A पॉइंट से रिवर में एंटर कर रहा है तो डायरेक्टली ऑपोजिट पॉइंट B पर पहुँचेगा। लेकिन अगर Vx कंपोनेंट नॉन ज़ीरो है तो वो या तो B से कुछ आगे यहाँ पहुँचेगा या हो सकता है कुछ पीछे भी पहुँचे। ओके, सो ये अगर हमें यहाँ तक ये इतना हमने कर लिया और इसके बाद हमें मालूम है कि कौन सा कंपोनेंट उसको किस डायरेक्शन में मूव कराएगा, देन इसके आगे की सारी कैलकुलेशंस जो है वो आप खुद से कर सकते हैं। ओके, तो हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें क्या है कि शॉर्टेस्ट पाथ की बात कर रहा है। ठीक, उसको शॉर्टेस्ट पाथ से रिवर को क्रॉस करना है। तो अब यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो हमारे केस में जो बनेगा वो A से B के लिए ही बनेगा। शॉर्टेस्ट पाथ का एक और केस होता है, ऐसे भी अगर जाएगा, एक ऐसी कंडीशन हो सकती है कि रिवर की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा अगर है, रिवर फ्लो बहुत ज़्यादा है तो इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर द ऑब्जर्वर टू रीच द डायरेक्टली ऑपोजिट पॉइंट। उसको जो पानी है वो बहा के कुछ ना कुछ आगे ज़रूर ले जाएगा। लेकिन वो वाला केस अभी जो पैटर्न है NCERT का, सो उसके हिसाब से ये वाला जो केस है जिसमें वो रिवर की स्पीड बहुत ज़्यादा है तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या बनेगा, वो वाला केस आपको डिस्कस नहीं करना है। वो वो आपको उसको नहीं, उसमें नहीं जाना है, वो बहुत रेयर है कि वो पूछेगा। तो शॉर्टेस्ट पाथ की बात जहाँ पर भी आएगी वो हम यही लेंगे कि वो डायरेक्टली ऑपोजिट पॉइंट पर पहुँच रहा है। ठीक, अब अगर डायरेक्टली ऑपोजिट पॉइंट पे पहुंच रहा है तो अभी हमने बताया कि ये वाला कंपोनेंट जो है उसका x कंपोनेंट ये क्या होना है, ज़ीरो हो जाना है। ठीक, सो x कंपोनेंट अगर ज़ीरो हो जाएगा तो यहाँ से हमें देखिए कुछ मिल जाएगा। हम अगर कैलकुलेट करें x कंपोनेंट अगर ज़ीरो हो गया तो अच्छा, क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है कि एंगल पूछा है, एट विच एंगल ही शुड मेक हिज स्ट्रोक विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल। ओके, सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर हम इसको सॉल्व करें तो साइन थीटा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। सो यू कैन ईजिली सी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, VR अपॉन VBR, ये आ जाएगा। VR क्या है, रिवर की वेलोसिटी है। रिवर की वेलोसिटी हमें दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड और VBR या स्विमर की या बोट की जो वेलोसिटी है रिवर के रिस्पेक्ट में वो 20 दे रखा है। सो दिस इज 10 एंड दिस इज 20, सो ये आ जाएगा हाफ। दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री।
ये हो गया। सो ये है हमारा एंगल। अब एंगल निकालने के बाद भी एक बार आपको चेक करना चाहिए कि जो एंगल हमने निकाला है वही एंगल क्वेश्चन में पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा है। तो एक बार देख लेते हैं क्या दिया हुआ है कि जो रिवर है वो ईस्ट में फ्लो कर रही है, ठीक है। और सो अगर ये रिवर ईस्ट में, ये हमारा ईस्ट हो गया, तो फिर जो नॉर्थ है वो इधर हो जाएगा, ठीक। तो क्वेश्चन में नॉर्थ से एंगल पूछ रहा है, इसका मतलब कि जो एंगल हमने यहाँ पे निकाला है वही एंगल हमसे पूछ भी रहा है। ओके, सो नॉर्थ से उसका जो स्ट्रोक है या उसकी वेलोसिटी वेक्टर की जो डायरेक्शन है नॉर्थ से कितने एंगल पर है, दैट इज़ 30 डिग्री। सो 30 डिग्री, ओके। अच्छा, अब ये 30 डिग्री किधर है? 30 डिग्री किधर? जैसे ये तो हो गया नॉर्थ और राइट साइड में ईस्ट है और लेफ्ट साइड में क्या होगा? लेफ्ट साइड में वेस्ट होगा। सो 30 डिग्री नॉर्थ से वेस्ट की तरफ रखना है हमें अपना जो वेलोसिटी वेक्टर है। तो यहाँ पर 30 डिग्री, ये पहला ऑप्शन हो गया हमारा, 30 डिग्री वेस्ट की तरफ, ये आंसर हो गया है। तो इसमें कॉन्सेप्ट पार्ट यही है। अगर ये चीज़ आपको क्लियर है कि एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट हम निकाल सकते हैं, देन यू कैन डू एवरीथिंग। अब इसके आगे 2-3 चीज़ें और इसमें पूछी जाती हैं, वो भी आप कर सकते हैं। सो अगर आप कहेंगे तो उसको ये पूरा रिवर बोर्ड प्रॉब्लम या रेन मैन प्रॉब्लम, जो अम्ब्रेला प्रॉब्लम होती है, वो पूरा अलग से उसको हम आपके लिए डिस्कस भी कर देंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो ये है अगला क्वेश्चन हमें कि अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली downward with a velocity of 20 meter per second from the top of a tower. It hits the ground after some time with a velocity of 80 meter per second. The height of the tower is, okay, तो ये बिल्कुल एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो NCERT में इससे मिलता जुलता जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है कि a ball is thrown vertically upwards with a velocity 20 meter per second from the top of a tower, from the top of a multi-story building. The height of the point where the ball is thrown is 25 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक। तो NCERT का जो क्वेश्चन है उसमें टावर से, तो ये जो हमें टावर दिया हुआ है उससे हम बॉल ऊपर फेंक रहे हैं। तो बॉल ऊपर ऐसे जाएगी, कहीं पहुंचेगी मैक्सिमम हाइट तक, एंड देन उसके बाद नीचे ग्राउंड पर पहुंचेगी। जबकि हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है नीट में, उसमें क्या है कि ये टावर है और टावर से सीधे हम बॉल नीचे फेंक रहे हैं, ओके। एंड देन पूछ रहा है कि वो जो बॉल है वो किस स्पीड से ग्राउंड को हिट करेगी। तो ये NCERT का मिलता जुलता क्वेश्चन है। यहाँ से आप समझ सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है इसकी जेनेसिस, इसकी ओरिजिन क्या है। तो इसको अगर आप सॉल्व करना चाहें, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व कर सकते हैं? हमें इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है एंड फाइनल वेलोसिटी भी उसकी दे रखी है, किस वेलोसिटी से वो हिट कर रहा है। टावर की हाइट कैलकुलेट करना है, जी की वैल्यू भी हमें दे रखी है। तो यहाँ पर अगर हम कैलकुलेशन करें तो यहाँ पर हम थर्ड इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी सिंपल, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। यहाँ पे वेलोसिटी भी नीचे है, g भी नीचे है, h भी नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी सब नीचे है, तो सारी क्वांटिटीज़ प्लस में हो जाएंगी। फाइनल वेलोसिटी जो है वो क्वेश्चन में कितने दे रखा है, 80 है और इनिशियल 20 है। तो ये हो जाएगा 80 स्क्वायर, दैट मीन्स 80 इंटू 80, एंड देन इनिशियल 20 है, सो दिस इज़ 20 इंटू 20 प्लस 2 इंटू 10 इंटू h, ये हो जाएगा। So 20h is equal to okay, so this is 80 into 80 is 6400 minus 400, so this is 6000, then h is equal to क्या हो जाएगा, 6000 upon 20, so this comes out to be 300 meter। okay, very straight forward question, बहुत सिंपल है। तो आप इससे थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि जो काइनेमेटिक्स का जो पार्ट है उसमें किस तरह के क्वेश्चंस जो है वो पेपर सेटर के माइंड में रह रहा है, किस तरह के क्वेश्चन वो पूछना चाह रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 300 मीटर। ओके, सो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ऐसा दिया हुआ है, when an object is shot from the bottom of a long smooth inclined plane kept at an angle 60 degree with horizontal, it can travel a distance x1 है, of course ये 1 थोड़ा सा दूर चला गया, x1 along the plane, but when the inclination is decreased to 30 degree and the same object is shot with same velocity, it can travel x2 distance, then x1 x2 का जो रेशियो होगा वो पूछ रहा है। ओके, सो ये जो क्वेश्चन है, अब इसमें अगर हम ये लॉज ऑफ मोशन से ये क्वेश्चन हो जाएगा चैप्टर से, और 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है।
और इसमें जो इसका क्लोजेस्ट हम देख सकते हैं, क्लोजेस्ट रिजेम्बलेंस एनसीईआरटी में जो है, तो एग्जाम्पल 5.8 जो है वो इसका क्लोजेस्ट क्वेश्चन हो जाएगा। एग्जैक्ट तो नहीं है लेकिन क्लोजेस्ट है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि अ मास ऑफ 4 kg रेस्ट्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, द प्लेन इज ग्रेजुअली इंक्लाइंड until an angle 15 degree with the horizontal, the mass just begins to slide. What is the coefficient of static friction between the block and the surface? Okay, so inclined plane पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन NCERT टेक्स्ट बुक में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस जो है वो इंक्लाइंड प्लेन पे नहीं दिया हुआ है। स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन पे भी क्वेश्चंस बनते हैं, रफ इंक्लाइंड प्लेन पे भी क्वेश्चंस होते हैं कई सारे। तो हमें ये जो क्वेश्चन है इसमें ऑफ कोर्स फ्रिक्शन के साथ ये दिया हुआ है क्वेश्चन, लेकिन जो NCERT का क्वेश्चन है, और जो हमारा क्वेश्चन है इसमें फ्रिक्शन एज सच एब्सेंट है। ओके, सो इसको देखते हैं कि हम कैसे करेंगे। तो अगेन ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो पूरी तरह से NCERT में आपको सॉल्व एग्जाम्पल या एक्सरसाइज में ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह का ये नहीं मिलता है। तो इसके लिए आपको क्या है कि आपको दूसरे रिसोर्सेज जो है वो रेफ़र करने पड़ेंगे और वहाँ से आपको देखना होगा कि कैसे हम इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, सो हमें दिया हुआ है कि इंक्लाइंड प्लेन है ऐसा, और एक ऑब्जेक्ट है उसको हम इस इंक्लाइंड प्लेन पर ऊपर थ्रो कर रहे हैं। तो इनिशियली जो इंक्लिनेशन है वो 60 डिग्री है और ऑब्जेक्ट को हम एक सर्टेन स्पीड से ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं, से u स्पीड से हम इसको ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं। ठीक, तो वो कितनी डिस्टेंस से, x1 डिस्टेंस इस इंक्लाइंड प्लेन पे ट्रेवल कर रहा है। बिकॉज यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का जो कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में आएगा g sin थीटा, ये वेलोसिटी के ऑपोजिट है। तो यहाँ पर जो मोशन है वो डिसेलरेटेड होगी, रिटार्डेड मोशन होगी, तो उसको कहीं ना कहीं जाकर रुकना होगा। ये ऑब्जेक्ट जो है वो इस पॉइंट पर पहुँच के क्या है, रुक जाएगा। ठीक, एंड दूसरे केस में कह रहे हैं कि इसका इंक्लिनेशन जो है वो चेंज कर दिया जा रहा है, तब वो x2 डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो अब ये बिल्कुल क्या है कि ये एक तरह से ये वन डायमेंशनल मोशन का केस हो गया। हमें यहाँ पर एक्सेलरेशन मालूम है, इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, फाइनल वेलोसिटी मालूम है, तो हम क्या कर सकते हैं, टाइम नहीं है सो हम यहाँ पे थर्ड इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। थर्ड इक्वेशन कैसे लिखेंगे हम, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर। अब चूंकि रिटार्डेशन का केस है इसलिए लिखेंगे -2 एंड एक्सेलरेशन जो यहाँ पर है वो है g sin थीटा, और जो इस पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इंक्लाइंड प्लेन पे, लेट्स कॉल दैट x। ठीक, सिंस फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 हो रही है दोनों ही केस में, तो x जो यहाँ पर आ रहा है वो x देखें क्या आ रहा है, u स्क्वायर अपॉन 2g साइन थीटा आ रहा है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि इंक्लिनेशन हम चेंज कर रहे हैं लेकिन इनिशियल वेलोसिटी हम नहीं चेंज कर रहे हैं। तो दोनों ही केस में u की वैल्यू सेम है, एंड सिंस g जो है वो तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, उसको तो कांस्टेंट ही होना है। तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है इंक्लाइंड प्लेन पर वो डिसाइड हो रहा है किससे, सिर्फ थीटा से डिसाइड हो रहा है। सो वी कैन सी कि x जो है यहाँ पर ये साइन थीटा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो दो डिफरेंट एंगल्स लेके अगर हम इसको करेंगे और दोनों में डिस्प्लेसमेंट x1 अपॉन x2 है, सॉरी x1 x2 है, तो x1 अपॉन x2 जो आएगा दैट विल बी साइन थीटा 2 अपॉन साइन थीटा 1, ये आ जाएगा इस तरह का। ठीक, तो अब यहाँ से हम देख सकते हैं साइन थीटा 2, बाद में एंगल की वैल्यू जो है वो 30 डिग्री कर दी जा रही है, इनिशियली 60 है, तो दिस इज साइन 30 एंड इनिशियली जो है दिस वाज साइन 60। ओके, सो साइन 30 इज हाफ एंड साइन 60 इज √3/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे रह जाएगा। तो फाइनली ये जो आएगी वैल्यू ये आएगी 1/√3। ठीक, सो दोनों केस में जो डिस्प्लेसमेंट का रेशियो आएगा ये आएगा 1/√3। ये हो गया हमारा आंसर। तो इसमें हमें क्या देखना था कि ये वन डायमेंशनल मोशन काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है और इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। एग्जैक्ट ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है कि इंक्लाइन प्लेन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हो सकते हैं, दोनों ही रफ इंक्लाइन और स्मूथ इंक्लाइन प्लेन, उसमें कुछ क्वेश्चंस आप ज़रूर ऐसे करिए जो एनसीईआरटी से के अलावा जो सोर्सेज हैं उसको रेफ़र करके आप वहाँ से क्वेश्चंस ज़रूर प्रैक्टिस करिए।
ओके, सो यहाँ से हमें ये नहीं ढूंढना है, डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, कि यहाँ पर हम इस तरह का कोई डिस्कशन नहीं कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन जो है ये इस एग्जाम्पल से आया हुआ है या ये एग्जाम्पल इस क्वेश्चन से आया हुआ है। यहाँ पर हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पेपर आ रहा है, जो लेवल बन रहा है, वो लेवल, वो स्टैंडर्ड क्या है, वो स्टैंडर्ड हमें हमारे रेफरेंसेस में कहाँ पे मिलेगा, कि हमें अपने रेफरेंसेस को किस तरह से प्रिपेयर करना है ताकि हम उस स्टैंडर्ड को एटलीस्ट टच ज़रूर कर लें। उसका एक आइडिया ज़रूर होना चाहिए हमें कि जब हमारे सामने पेपर आए तो ऐसा ना हो कि और इस बार भी पेपर का पैटर्न को बहुत उसमें ड्रास्टिक चेंज आने वाला नहीं है। नियर अबाउट वही पेपर का स्टैंडर्ड होगा जो पिछले 2 साल में रहा है। तो अगर आपको थोड़ा बहुत अगर पैटर्न का आइडिया होगा तो एटलीस्ट आप अपने आप को काम डाउन कर सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। अदरवाइज़ जो प्रेशर हैंडल करना होता है, अगर वो प्रेशर हैंडल करने में आप कहीं चूक गए तो फिर आते हुए क्वेश्चंस भी करना मुश्किल हो जाता है। ओके, सो दिस वाज द क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन हमें वेक्टर से दिया हुआ है और वेक्टर जो है वो एज सच एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में किसी एक चैप्टर में अलग से नहीं दिया हुआ है, उसका कुछ पार्ट अलग अलग चैप्टर्स में दिया हुआ है। तो अब ये भी एक बात ध्यान में रखनी है कि वेक्टर से डायरेक्टली भी क्वेश्चन आ सकते हैं, कि ऐसा नहीं है। तो वेक्टर के क्वेश्चंस जो दूसरे रेफरेंसेस हैं जिसमें वेक्टर के क्वेश्चंस अलग से दिए हुए होते हैं, तो उसमें इस स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस हमें करने चाहिए। ओके, बाकी वेक्टर का एप्लीकेशन तो आता ही आता है, कहीं पर भी हम करेंगे, काइनेमेटिक्स हो, लॉज ऑफ मोशन हो, वर्क एनर्जी हो, कहीं जहाँ पर भी वेक्टर क्वांटिटीज आएंगी तो वेक्टर अलजेब्रा का एप्लीकेशन तो आना ही आना है। सो यू हैव टू बी वेल प्रिपेयर्ड विद द वेक्टर्स। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पार्टिकल मूविंग विथ वेलोसिटी v इज एक्टेड बाय 3 फोर्सेज shown by the vector triangle PQR, the velocity of the particle will। okay, तो यहाँ पर ये 3 फोर्सेस हैं और उन 3 फोर्सेस से मिलकर ये एक ट्रायंगल बन रहा है। ओके, सो यहाँ पर अब हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर तीनों वेक्टर्स से जो साइकिल बन रहा है उस साइकिल का सेंस जो है वो एक ही है। मतलब किसी एक वेक्टर की टेल से चलें तो टेल टू हेड, टेल टू हेड, टेल टू हेड जब हम चलेंगे तो हम एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, सॉरी क्लॉकवाइज हम मूव कर रहे हैं। तो इस तरह के केस जब होता है कि जो भी वेक्टर्स हमें दिए हुए हैं वो सब एक साइकिल फॉर्म कर रहे हैं, टेल टू हेड ज्वाइन करने पर एक कंप्लीट साइकिल बन रहा है, किसी भी सेंस में हो, चाहे क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो। तो इस केस में उन सारे वेक्टर्स का रिजल्टेंट जो है वो 0 आता है। Okay, this is very important. If many vectors are there and they are forming a closed cycle, when they are joined head to tail, then the resultant of all those vectors will be 0. So इसका मतलब कि यहाँ पर जो तीनों forces हैं उन तीनों का resultant जो आएगा वो 0 आएगा। and 0 आने का मतलब कि there is no net force, and then from first law of Newton अगर net force 0 है तो velocity change नहीं होगी, जिस velocity से वो ऑब्जेक्ट चल रहा है उसी velocity से चलेगा। सो ये हो जाएगा हमारा आंसर कि द वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये दिया हुआ है हमें 2 पार्टिकल्स A and B are moving in uniform circular motion in concentric circles of radii RA, ये A यहाँ पर है, RA and RB with speeds VA and VB respectively. Their time period of rotation is the same. The ratio of angular speed of A to that of B will be. Okay. तो अब यहाँ पर हमें सर्कुलर मोशन से रिलेटेड थोड़ी सी चीज़ें देखना है। अब सर्कुलर मोशन के साथ भी वही है कि एनसीईआरटी में सर्कुलर मोशन किसी एक चैप्टर में नहीं दिया हुआ है। आपको सर्कुलर मोशन जो है मोशन इन अ प्लेन के लास्ट में देखने को मिलेगा, फिर लॉज ऑफ मोशन में भी सर्कुलर मोशन हमें देखने को मिलेगा, और फिर वर्क एनर्जी में भी थोड़ा सा दिया हुआ है सर्कुलर मोशन से रिलेटेड। एंड रोटेशन में भी हम जाते हैं तो वहाँ पर भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन जो है वो सर्कुलर मोशन से रिलेटेड होते हैं। तो सर्कुलर मोशन का भी यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। तो इनफैक्ट ये ध्यान रखिए कि मैकेनिक्स में कॉन्सेप्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बजाय इसके कि ये हमारा रिसोर्स क्या होगा, जो क्वेश्चंस हैं वो कहाँ से आ रहे हैं। इफ़ यू आर वेल वर्स्ड विद द कॉन्सेप्ट्स, आपको कॉन्सेप्ट्स में वेरिएशंस अगर आ जाते हैं तो उसको हैंडल करना आता है,
क्लियर है आपका कॉन्सेप्ट, तो फिर आपको इसकी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि क्वेश्चंस जो है वो कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। सो मैकेनिक्स में एटलीस्ट आपको ये बहुत ज़रूरी है कि आपका के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट, बहुत ज़्यादा हाई फाई तक जाने की ज़रूरत नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है आपके वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ओके, सो वी आर गिवन 2 हमें कंसेंट्रिक सर्कल्स दिए हुए हैं, सॉरी टू ड्रॉ सर्कल्स, 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स दिए हुए हैं एंड इनकी ओके, सो इस तरह से 2 सर्कल्स हैं और इनकी जो रेडियस है वो R1 और R2 ऐसे दे रखी है, और सॉरी RA एंड RB है, RA एंड RB है, ओके, RA एंड RB ये है रेडियाई इनकी। और इसमें जो वेलोसिटीज़ है, सो यहाँ पे जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी VA है और यहाँ पे जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी VB है, ठीक है। सो अब यहाँ पर एंगुलर स्पीड का रेशियो पूछ रहे हैं, ठीक है। तो इसको कई तरह से हम कर सकते हैं, हम लीनियर वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, वहाँ से टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड क्या दिया हुआ है कि सेम है, बट एक चीज़ हमें ये ध्यान रखनी चाहिए कि टाइम पीरियड और एंगुलर वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। ये वाला जो रिलेशन है वो ज़्यादा फेमस है, T = 2π/ω। ये रिलेशन बहुत जगह यूज़ होता है, यहाँ पर भी यूज़ होगा, रोटेशन में भी यूज़ होगा, फिर उसके बाद ऑसिलेशन जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी यूज़ होगा, ओके। हाँ, सो यहाँ से हम देख रहे हैं कि टाइम पीरियड हम क्या लिख सकते हैं, 2π/ω, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या दिख रहा है हमें कि अगर टाइम पीरियड सेम है तो फिर एंगुलर वेलोसिटी भी क्या होनी है, सेम होनी है, ठीक। यहाँ पर भले ही दोनों की स्पीड सेम है, डिफरेंट है या रेडियस डिफरेंट है, लेकिन हम ये जो रिलेशन है इससे क्या दिख रहा है कि अगर टाइम पीरियड सेम है तो फिर ओमेगा भी सेम होगा। सो ओमेगा अगर सेम होगा सो दोनों का जो रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा, सॉरी ओमेगा A/ω/B जो होगा दैट विल बी सिंपली 1:1, ये हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी का रेशियो। सो इसमें अगर आप जो बेसिक बिल्कुल जो डेफिनेशंस हैं, टाइम पीरियड क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी और टाइम पीरियड में रिलेशन क्या होता है, सो सॉरी एंगुलर वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड में रिलेशन ये तो हो गया यहाँ पर। दूसरा एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में जो रिलेशन होता है वो भी हम देख सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि यहाँ से अगर आप निकालना चाहें तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो ये है हमारा अगला क्वेश्चन। अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg इज इन कॉन्टैक्ट। ओके, अब ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है आपके लिए। ये आप देखते हैं इसको, ये एनसीईआरटी में कहाँ दिया हुआ है। अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg इज इन कॉन्टैक्ट अगेंस्ट द इनर वॉल ऑफ ए hollow cylindrical drum of radius 1 meter. The coefficient of friction between the block and the inner wall of the cylinder is 0.1. The minimum angular velocity needed for the cylinder to keep the block stationary when the cylinder is vertical and rotating about its axis will be. ओके, सो मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी हमें निकालना है। अब आप देख के थोड़ा सा सरप्राइज होंगे यहाँ पर कि ये है एनसीईआरटी में वो क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में दिया हुआ है। अब इसको और उसको अगर एक साथ में रखेंगे तो ये इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। 70 kg man stands in contact against the inner wall of a hollow cylindrical drum of radius 3 meter rotating about its vertical axis with 200 revolution per minute. Okay, so the coefficient of friction ये दिया हुआ है, मिनिमम रोटेशनल स्पीड यहाँ पर भी कैलकुलेट करना है। सो दोनों जो है बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पर। सो इस तरह के क्वेश्चन जो अच्छा अब ये एनसीईआरटी में ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये एनसीईआरटी में एडिशनल एक्सरसाइज में दिया हुआ है। तो एडिशनल एक्सरसाइज में से भी क्वेश्चंस जो हैं वो भी, उसमें से भी कुछ क्वेश्चंस जो है अब आपके साथ जब ये डिस्कशन होगा तो आपको खुद थोड़ा बहुत क्वेश्चंस के स्टैंडर्ड का आइडिया लगेगा। एडिशनल एक्सरसाइज में बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जिनकी कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी है, थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट पार्ट है उसका वो हो सकता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो लेकिन जब आप ये एनालिसिस देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसमें से भी, एडिशनल में से भी किस स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस जो है उनकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है एग्ज़ाम में आने की। ओके, सो यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करने की बात करें तो कैसे करेंगे। एक इस तरह का ये ड्रम है, सिलेंडर है और ये सिलेंडर रोटेट कर रहा है अपनी एक्सिस के अबाउट। ये इसकी एक्सिस हम ले लेते हैं
और ये अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है विथ सर्टेन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एंड इसके साथ इसकी जो अंदर की वॉल है उसके कांटेक्ट में एक मास ऐसे है। अब वो क्या है कि वो उसको नीचे से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, वो उसकी दीवार पे वैसे जब वो सिलेंडर रोटेट करेगा तो वो उसकी दीवार पे चिपका रहेगा, ऐसा दिया हुआ ये क्वेश्चन। तो अब इसमें ऐसा कैसे पॉसिबल है, इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम देख लेते हैं कि यहाँ पे फोर्सेस किस तरह से लग रहे हैं। एक फोर्स ये लग रहा है उसका वेट नीचे की तरफ, इधर लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, और वॉल से वेट की वजह से वो वॉल पे स्लिप करके नीचे जाना चाह रहा है, तो इसीलिए जो फ्रिक्शन है वो ऊपर की तरफ लगेगा पैरेलल टू द वॉल। एंड जब ये ड्रम रोटेट करेगा तो ये जो ब्लॉक है ये एक सर्कल में मूव करेगा। ओके, अब हमें मालूम है कि सर्कल में जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। ओके, सो वी नो कि सर्कल में जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो उस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा टुवर्ड्स द सेंटर। अब यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो आप देख सकते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन जो है वही सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन जो होगा उसको हम क्या लिख सकते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, हमें एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो हम सेंट्रीपिटल फोर्स लिखेंगे mr ओमेगा स्क्वायर। ओके, फर्दर यहाँ पर क्या है कि ब्लॉक ऊपर नीचे नहीं मूव कर रहा है, दैट मीन्स कि जो फ्रिक्शन है वो उसके वेट से बैलेंस हो जा रहा है। ठीक, अब मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी पूछ रहे हैं तो उस केस में यहाँ पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। ओके, सो दिस विल बी एक्चुअली Fs मैक्स। नाउ Fs मैक्स कितना होता है, ये होता है म्यू एस इंटू एन, म्यू एस इंटू एन, ये हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू mg। ठीक, सो अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन की जो वैल्यू है वो आ रही है mg अपॉन म्यू एस, ये आई है नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू। तो इस वैल्यू को उठा के हम यहाँ पे रखें तो देखिए हमें क्या मिलेगा, mg अपॉन म्यू एस इज इक्वल टू m r ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा। सो यहाँ से दोनों तरफ से मास ये कैंसिल हो गया, एंड देन जो ओमेगा की वैल्यू है ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू g अपॉन म्यू एस इंटू आर, ये हो जाएगा। और यहाँ से ओमेगा की वैल्यू अगर हम निकालेंगे सो दैट वुड बिकम अंडर रूट g अपॉन म्यू एस इंटू आर, ये हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लें यहाँ से, दिस इज़ वेरी इजी। ओके, सो g की वैल्यू हमें क्या यूज़ करना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है g हमें 10 यूज़ करना है, और उसकी जो रेडियस है वो 1 मीटर है और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.1 मीटर है। ओके, सो g इज़ 10, दिस इज़ 0.1 और रेडियस 1 है। ओके, सो यू कैन सी अब ये जो है अंडर रूट 100 हो जाएगा, और 100 अंडर रूट 100 इज़ सिंपली 10। अब देखिए यही चीज़ है, यहाँ पर हमने ये आंसर निकाला है 10। अब 10 जो है वो किस फिजिकल क्वांटिटी के लिए है, उसकी यूनिट भी हमें ज़रूर लिखना चाहिए, उसको यूनिट हमें छोड़ना नहीं चाहिए, उसको लेके हमें कैजुअल नहीं रहना चाहिए। ओके, सो ये है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, दैट यूनिट क्या होती है उसकी, रेडियन पर सेकेंड, साइकिल पर सेकेंड भी होती है, सिंपली पर सेकेंड भी कहीं कहीं लिखा होता है, या इसको हम रिवोल्यूशन पर मिनट RPM में भी यूज़ करते हैं। सो हमारा आंसर हो गया 10 रेडियन पर सेकेंड। सो 10 रेडियन पर सेकेंड, ये हो गया थर्ड आंसर। ओके, सो अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि ये जो क्वेश्चन था वो बस नंबर्स चेंज करके दिया हुआ था और भी कोई डिफरेंस नहीं था, एग्जैक्टली ये NCERT का ही क्वेश्चन था, एज यू कैन सी हियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, अब ये जो अगला क्वेश्चन है बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ऐसा है कि मोर देन 90% स्टूडेंट्स जो है वो इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट भी करेंगे और सही भी करके आएंगे। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 2 bodies of mass 4 kg and 6 kg are tied to the ends of a massless string. The string passes over a pulley which is frictionless. The acceleration of the system in terms of acceleration due to gravity is. So g के टर्म में हमें यहाँ पर acceleration calculate करना है।
ओके, सो अब ये क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। हालांकि ये जो पुली वाला केस है ये बहुत डिटेल में एनसीईआरटी में डिस्कस नहीं किया है, जबकि ये मैकेनिक्स में कहीं पर भी आप देखेंगे, किसी बुक में या कहीं पर भी आप क्लास करते हो तो वहाँ पर जब लॉज ऑफ मोशन में हम एटवुड्स मशीन, पुली से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं तो बिल्कुल सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन यही होता है। खैर, लेकिन एनसीईआरटी में चैप्टर में डिस्कस नहीं किया है, लेकिन एक क्वेश्चन ज़रूर दिया हुआ है, तो वो क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये है क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, ये भी अगेन जो है वो क्या है, डेटा चेंज करके क्वेश्चन आया है। तो आई मीन ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको हम ऐसी कैटेगरी में रख सकते हैं कि हम कभी कभी सोचते हैं कि दिस इज़ टू ईजी टू बी आस्क्ड, इतना ज़्यादा आसान है कि वो एक्सपेक्टेशन नहीं है उसकी एग्ज़ाम में आने की, स्टिल द क्वेश्चन अपीयर्स इन द क्वेश्चन पेपर। ओके, सो क्या है कि एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 masses 8 kg and 12 kg are connected at the two ends of a light and extensible string that goes over a frictionless pulley. Find the acceleration of masses and the tension in the string when the masses are released. ठीक, तो यहाँ पर टेंशन भी निकालना है, बट हमें जो नीट में जो क्वेश्चन आया था वहाँ पर सिर्फ एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना था। ओके, सो अब इसको देखिए हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर ये हमें पुली दी हुई है, पुली का भी अपना कोई सपोर्ट है और दोनों तरफ उसके मासेस हैंग कर रहे हैं, से दिस मास इज m1 एंड दिस मास इज m2। ओके, अब इसमें से जो मास हैवी होगा वो नीचे की तरफ मूव करेगा। सो अगर m2 ज़्यादा है तो m2 जो है, अब यहाँ पर m2 का वेट m2g हो जाएगा, m1 का वेट m1g हो जाएगा, और सपोज़ m2 जो है वो a एक्सेलरेशन से नीचे चल रहा है। अब चूँकि यहाँ पे रस्सी जो है वो इनएक्सटेंसिबल है, तो जिस एक्सेलरेशन से m2 नीचे जाएगा उसी एक्सेलरेशन से m1 ऊपर जाएगा। दोनों के एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम है, भले ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, यहाँ पर अगर कनेक्टेड बॉडीज़ हैं और एक्सेलरेशन निकालना है तो किसी एक पार्ट का निकालना हो या पूरे सिस्टम का निकालना हो, अगर पूरा सिस्टम सेम एक्सेलरेशन से चल रहा है, इवन मैग्नीट्यूड भी सेम है, सेम मैग्नीट्यूड के एक्सेलरेशन से चल रहा है, तो उस पूरे को हम एज अ होल एक सिस्टम ले लेते हैं, उसके अलग अलग पार्ट्स को फिर कंसीडर नहीं करते हैं, उसको पूरा एक सिस्टम ले लेते हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं कि इस पूरी चीज़ को हम एक सिस्टम सपोज कर लेते हैं। ठीक, पुली जो है वो मासलेस दी हुई, उसका मास कंसीडर नहीं करना है। तो अब यहाँ पर जो है ये क्या हो जाएगा कि ये दोनों मासेस जो हैं उन पर एक्सटर्नल फोर्स क्या हुआ, अब वो टेंशन इंटरनल फोर्स हो जाएगा, और जो उनके वेट्स है वही क्या है, एक्सटर्नल फोर्सेस हो जाएंगे। तो अब हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि एक फोर्स जो है वो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में है, तो वो एक तरह से क्या सपोर्ट करेगा, और जो दूसरा वाला वेट है वो एक्सेलरेशन के अपोजिट है, तो वो क्या है, एक तरह से अपोज करेगा। सो यहाँ पर एक्सेलरेशन हम कैसे निकाल सकते हैं, नेट फोर्स। नेट फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स अलॉन्ग द मोशन माइनस फोर्स अपोजिट टू द मोशन। सो दिस इज m2g माइनस m1g डिवाइडेड बाई टोटल मास ऑफ द सिस्टम, ये हो जाएगा। सो अब यहाँ पर हम वैल्यूज़ रख लेते हैं क्वेश्चन में जो दिया हुआ है। ओके, सो सॉरी, m2 जो है वो हमें दिया हुआ है 6 kg एंड m1 जो है वो 4 kg दे रखा है। अब यहाँ से g हम कॉमन भी कर सकते हैं, तो ये हो गया 6 माइनस 4 एंड g हमें उसकी वैल्यू नहीं रखना है, g के टर्म में ही निकालना है, अपॉन 6 प्लस 4। ओके, सो ये ऊपर हो गया 2 और नीचे हो गया 10, दैट मीन्स 1/5 और g/5। अगेन यू हैव टू बी केयरफुल, क्या हम क्या लिख रहे हैं, भले ये बहुत इजी है लेकिन आपको एक हैबिट बनाना है कि ये जो हम लिख रहे हैं वैल्यू, इसकी यूनिट क्या है, दिस इज एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंड एक बार रिकॉल भी कर लीजिए कि एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, दिस इज LT-2। ओके, सो g/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडे। आपको जब आप इस एनालिसिस को देखेंगे, आप इसके सारे क्वेश्चंस जो है वो उसको ध्यान से देखेंगे, उसको और उसी तरह के क्वेश्चंस जो है फिर अपने नोट्स में, अपने रेफरेंसेस में वहाँ से देख के ढूंढ के करने की कोशिश करेंगे। तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इस ये जो PYQs है इसके अराउंड जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एक स्टैंडर्ड का आइडिया हो जाएगा। फिर आपको देखते ही समझ में आ जाएगा, कोई भी क्वेश्चन कहीं पर भी देखेंगे, कोई मॉक टेस्ट आप दे रहे हैं या कुछ और किसी तरह की कोई
बुक आप कर रहे हैं तो उसमें किस तरह के क्वेश्चंस करने हैं, किस स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस, एटलीस्ट उतना तो आपको ज़रूर करना, उससे ऊपर आप करिए, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर ध्यान हमें ये रखना है कि हमें जो सिलेबस है उसको उसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ के अक्रॉस ज़्यादा कवर करना है, बजाय उसको उसकी डेप्थ में हमें जाके कवर करना हो। डेप्थ में हमें बस उतना ही जानना है जहाँ तक जो स्टैंडर्ड है उससे थोड़ा सा हम ऊपर नीचे हो सकते हैं। लेकिन हमें एक बात ध्यान रखनी है कि हम सिलेबस में कोई भी चीज़ स्किप नहीं कर सकते, किसी को भी जो है वो इनसिग्निफिकेंट नहीं मान सकते हैं, बिकॉज एक एक क्वेश्चन से आपकी मेरिट डिसाइड होती है। तो यहाँ पर 45 क्वेश्चंस अगर है तो आप ये मान के चलिए कि आपको 45 में से 45 क्वेश्चन सारे के सारे करते हैं। इस तरह की प्रिपरेशन आपकी होनी चाहिए, ऐसा आपका कंफर्ट लेवल होना चाहिए। तो वो जब आप ये होगा कि आप पहले लेंथ एंड ब्रेड्थ जो अक्रॉस जो पैन है सिलेबस का, उसको आप एक बार ज़रूर कवर करिए, ठीक है। जो पूरा एनसीईआरटी है एटलीस्ट उसमें जो चीज़ें दी हुई हैं बेसिक, एटलीस्ट वो कवर करिए। एंड देन फिर उसके बाद हम डेप्थ में उसमें ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, उसमें आपको ऑटोमेटिकली फिर डिफ़िकल्टी भी नहीं होगी। ओके, सो दिस इज़ इट। अब इसमें जो आपके रिस्पॉन्सेज होंगे वो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, हम इसको और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इसमें कुछ चीज़ें और हम कैसे ऐड कर सकते हैं जो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो। सो जो भी आपके सजेशंस हो, डू लेट मी नो। थैंक यू वेरी मच।